चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड, अब यमुनानगर से प्रस्थान कर चुकी है। आप सभी का इस एक्सप्रेस बस में स्वागत है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सियासी सफर में रास्ते बेहद मुश्किल भरे भी होंगे और साथ ही काफी हिचकोले भी आपको खाने पड़ सकते हैं, क्योंकि रास्ते काफी उबड़ खाबड़ रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि राजनीतिक बवंडरों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान जिन सवालों का सामना करना आपको पड़ेगा वो सवाल नीम के पत्तों की तरह कड़वे होंगे। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगी कि आप अपनी बीपी की जो टैबलेट अपने साथ रखें और अपने जो साथी यात्री हैं उनका भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवारी के लिए ही मान्य होंगे, लेकिन आपको चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से उस पर मोहर लगाएं। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपकी ये यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। सवारियां चढ़ा रहे हैं, सवारियां उतार रहे हैं, बोर्डिंग पास हम दे रहे हैं, लेकिन वो मान्य सिर्फ इस बस में है। लेकिन चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो उस पे मोहर आपको अपने इलाके की जनता यानी मतदाताओं से लगानी होगी। यमुनानगर में हम हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत खास है और अगर पिछले विधानसभा चुनाव पे नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी का खाता 50-50 का है, यानी कि 4 विधानसभा क्षेत्र हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। 2 पर बीजेपी की जीत हुई और 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। ये जो 4 विधानसभा हैं इनमें 3 अंबाला संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, यमुनानगर, जगाधरी और सडौरा, और रादौर जो है ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब कई खास मेहमान हैं, हम बात यमुनानगर की करेंगे जरूर और फिर चंडीगढ़ यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स यानी दिल्ली, उसकी भी बात होगी, उसका भी जिक्र होगा। यमुनानगर कितना बदला है। 10 साल बीजेपी की सरकार हो गई, हालांकि सेकेंड टेन्योर में एक छोटा इंजन जेजेपी का लगाना पड़ा, लेकिन उसके पहले का टेन्योर फुल फ्लेजेड बीजेपी का रहा। उसके पहले 10 साल हुड्डा साहब रहे, उसके पहले आईएनएलडी की भी सरकार रही, उसमें बीजेपी भी गाड़ी का दरवाजा खोला करती थी, वो भी एक वक्त था। लेकिन क्या यमुनानगर बदला है और जो उम्मीदें यमुनानगर की थी क्या वो पूरी हुई हैं? कई खास मेहमान इस वक्त चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में हमारे साथ सवार हैं। पहले उनसे आपको परिचय करा दूं, हालांकि वो सब जाने माने लोग हैं। सबसे पहले जो इधर बैठे हैं खिड़की के बगल में, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2024 में वापसी होगी। हालांकि इंटरेस्टिंग ये होगा कि हुड्डा कांग्रेस की वापसी होगी या एसआर के ग्रुप की वापसी होगी, ये पूछूंगा मैं। बिशन लाल सैनी जी हैं, स्वागत कीजिए इनका, विधायक कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में बैठे हैं जो इस इलाके से हैं और सरकार में भी हैं, कमरपाल गुजर साहब, तो शिक्षा मंत्री भी हैं, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की तरफ से आवाज़ बुलंद करने पहुंची हैं कुसुम सेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श पाल जी हैं आम आदमी पार्टी से,
जिनकी गाड़ी चली तो थी लेकिन उछल उछल कर लोग बाहर निकल रहे हैं, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक और मेहमान INLD से, वो मैं कहता हूं कि जो वन मैन पार्टी, वन मैन आर्मी हो गई है, काफी कसरत चल रही है, क्या होता है ये देखना होगा। अश्विनी दत्ता जी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं और अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप सरकार में हैं, यमुनानगर में दोनों बार आप 14 में भी 19 में भी जीते, पहले बार विधानसभा अध्यक्ष, अब आप मंत्री भी हैं। और जब यमुनानगर में हम हैं तो पूरे जिले की बात करेंगे और आप सरकार के नुमाइंदा भी हैं, बीजेपी की तरफ से भी हैं। 10 साल में क्या यमुनानगर बदला है? और अगर बदला है तो क्या लोग खुश हैं इस बदलाव से? देखिए, लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और लोग ये कहते हैं कि सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल में इतने काम किए कि जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी कि इतने काम हो जाएंगे, इतनी हमें स्वयं उम्मीद नहीं थी। अब जैसे चाहे आप एक्सप्रेस हाईवे की बात लें, अब कितनी बार घोषणाएं उतनी लेकिन हमारे टाइम में बन गया। और बना ये नहीं, एक इसको तो करके गए गडकरी जी, साथ ही इसके साथ कैथल वाला भी करके चले गए। तो ये सारा जैसे मेडिकल कॉलेज है, अब मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है, 1000 करोड़ का काम है, बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है। ऐसे ही एक्सप्रेस वे अभी यहाँ से कैल से लेकर ताजेवाड़े तक बनने लग रहा है, जो लगभग 600 करोड़ के आसपास का है, जबकि किसी को अनुमान में था कि इस सड़क पे भी कोई एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है। इसी प्रकार से अगर कॉलेजों की बात करें, हमारी सरकार से पहले केवल एक कॉलेज छछरौली में था, हमारी सरकार बनने के बाद उसकी डबल बिल्डिंग बना दी और उसके साथ साथ आज हर जगह कॉलेज है। आप अगर बिलासपुर में जाएंगे वहाँ भी कॉलेज है, अगर मुस्ताबाद में जाएंगे वहाँ भी कॉलेज है, अगर आप रादौर में जाएंगे वहाँ भी कॉलेज है, हर जगह। यानी कि उससे कई गुना, यानी कि जहाँ पहले एक था उसके बाद 5 कॉलेज और बने, खिदराबाद में भी कॉलेज है। तो ये कॉलेजों की संख्या बढ़ी। इसी प्रकार से हॉस्पिटल है, अगर हमारी सरकार से पहले आप देखें तो यमुनानगर का जो हॉस्पिटल था वो 100 बेड का था, अब वो 200 बेड का है। छछरौली का हॉस्पिटल 5 का था, आज 30 का है। खिदराबाद का 5 का था, आज 30 का है। बिलासपुर का 5 का था, आज 30 का है। मुस्ताबाद का बनने लग रहा, अब रदौर का जो है वो 50 बेड का मंजूर है, बढ़ने लग रहा। तो सारे काम हो रहे। इसी प्रकार से ITI है, ITI पहले यमुनानगर में थी या फिर सिडौरा में थी, आज ITI छछरौली में भी है, आज ITI खिदराबाद में भी है, आज ITI बिलासपुर में भी है, आज ITI मुस्ताबाद में भी है, आज ITI अपना रदौर में भी है। तो आज जैसे हर क्षेत्र में जो काम बढ़ा, तो वो अपेक्षा से जाना, यानी कि जो जरूरत के काम थे वो बहुत बड़ी संख्या में जिस प्रकार से हुए हैं। चाहे पुलों की बात लगाओ, अगर पिछली सरकार में देखे तो मैं अपने हल्के का बता सकूँ, खैर दूसरों का तो अब मेरे ध्यान नहीं है कितने बने, लेकिन मेरे हल्के में 6 पुल बने। अगर मैं पिछले 10 साल देखूँ तो 1 पुल भी नहीं है, एक भी कोई बता नहीं सकता कि ये पुल बना। मेरे टाइम में 6 पुल बने, अब की बार भी 3 पुल मंजूर हैं। यानी कि जो जरूरत की चीजें थी लोगों की, वो अपेक्षा से ज्यादा काम इस सरकार ने किया और लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। एक और MLA है, कांग्रेस से ही है, आप सुन रहे हैं, गुजर साहब कह रहे हैं कि मतलब अब इतना कर दिया कि अगर आप आ भी गए सरकार में तो कुछ करने को बचेगा नहीं। कुछ चीज की बातों से तो ऐसे लगता है कि सारा कुछ हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं, जबकि यमुनानगर के अंदर हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो सरकार के अंदर मंत्री हैं, ये तो अपनी बात करेंगे ही। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस सरकार के अंदर ये मंत्री हैं, MLA हैं, वो उनका तो झूठ बोलना ही काम है, और उसमें थोड़ा थोड़ा झूठ ये भी सीख गए। हालांकि मेरे भाई हैं ये पहले झूठ नहीं बोला करते थे, लेकिन अब झूठ बोलना ये भी सीख गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सड़कों का जिक्र किया, अगर सड़कों की हालत देखनी है तो पूरे जिले के अंदर जा कर के देखो, पुलों की हालत देखी है वो जा कर के देखो। इसी प्रकार से हॉस्पिटलों के जिक्र किए गए, मंत्री जी ने कहा कि हॉस्पिटल बन रहे हैं। मैं आपको रंजन साहब अभी ये तो हर इलाके में बता दिया कि हॉस्पिटल उसी बात 5 का 30 हो गया, 100 का 200 इनका बनने लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ ना। कि यमुना रदौर के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी है। ये बैठे हैं, पूछ लो अगर लगी हो। ये कह रहे हैं बनने लगा है, कुछ वहाँ कोई काम नहीं है, ना वहाँ कोई ईंट है, ना रोड है, ना पत्थर है, ना सीमेंट है, ना मजदूर है। पुलों का जिक्र किया, अब पुलों का जिक्र जो ये कर रहे हैं, रदौर के अंदर एक भी पुड़िये लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक पुल का काम शुरू किया था, वो भी अधर में पड़ा है। गुमथड़ा के अंदर एक पुल का काम शुरू किया था, और जो
गुड़ का नाम लेकर के, विकास का नाम लेकर के जो ठगी माइनिंग के अंदर चल रही है, वैसी ठगी मैंने किसी सरकार में आज तक देखी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी होगा ना कि ये 10 साल से, इसके पहले 10 साल हुड्डा साहब राज कर रहे थे और उसके पहले INLD की भी सरकार रही है, तो जवाब आपसे भी तो पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया कि इनको करने की जरूरत पड़ रही है। देखो यमुनानगर के अंदर हुड्डा साहब, और क्या ये सही नहीं है कि जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो शैलजा जी और हुड्डा जी का जो वॉर चलता था, उसकी वजह से बहुत सारे इलाके मतलब बहुत ही नेग्लेक्टेड थे। क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं है क्या? एक बात समझिए आप रंजन जी, कि यहाँ थर्मल किसने लगाया था? थर्मल प्लांट इसने लगाया था कि इनके टाइम में तो लगाया भी उठा ले गए। थर्मल मंजूर हुआ लेकिन उठा के पता नहीं कहाँ लेके गए। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, वहाँ पर सिर्फ 4 द्वारी हो रही है। उसको चाहे मेडिकल कॉलेज का उसको चाहे जो मर्जी कह लो, वो सिर्फ अभी 4 द्वारी बन रही है। ना ही उसका अभी तक कोई फाइनेंस है, ना ही कोई पैसा मंजूर किया गया है, ना ही कुछ है। और कहने को तो मेडिकल कह देंगे, मेडिकल कॉलेज। अब 4 द्वारी आप नोट करते चलिए, ये सब जवाब में आपसे लूंगा जी। अब सड़कों की जो दुर्दशा इस सरकार के अंदर रही है, सड़कें जो होती हैं किसी भी स्टेट का एक प्रकार से शीशा होती हैं, एक आईना होती है कि उससे पता लगता है कि प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है, ये एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ की जो सड़कें लोकल बनी हुई हैं, चाहे वो चौटाला साहब के टाइम में बनी, चाहे वो हुड्डा साहब के टाइम में बनी, पहले उनको तो ठीक करवा दो, उनको ठीक करवाओ। अब कहने को तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 25-25 करोड़ रुपए दे दिया है प्रत्येक विधानसभा के अंदर। अब वो 25 करोड़ रुपए जो दिया वो लगे तो सही। कुसुम जी, ये कांग्रेस में है, ये बता रहे, आप बताइए, आप तो सरकार में भी है, हिस्सा भी है, कुछ आपकी व्यक्तिगत परेशानी पार्टी के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि यमुनानगर में जो होना था वो हुआ है? सबसे पहले आप संकोच मत कीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी। पता नहीं आगे गठबंधन रहे ना रहे, बिल्कुल मैं खुल करके बोलिएगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और मैं पहली बात तो बिशन लाल सैनी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि बिशन लाल सैनी जी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, और ये कौन सी कांग्रेस से विधायक हैं? पहले तो ये हमारे को जानकारी मिले। मतलब इनका गोत्र जानना चाहती है? ये शैलजा हुड्डा गोत्र है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी इस 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। आपने भी ये पूछा कि पिछले 10 सालों में आपकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया। तो हुड्डा साहब ने भी एक ही नारा दे रखा था पूरे हरियाणा में, नंबर 1 हरियाणा। लेकिन अगर इससे पहले 10 साल पहले अगर आप जाकर यहाँ आकर के देखते तो यहाँ पर सड़कें ढूंढने पे भी नहीं मिलती थी। इतनी बुरी हालात थी कि खड्डों में चलना पड़ता था। अगर आप मेन रोड से भी जाते थे तब भी पता चल जाता था कि हाँ, हम यमुनानगर पहुँच चुके हैं। ये ऐसे हालात थे पिछले 10 सालों में। लेकिन इस 10 सालों में मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से बहुत इस टाइम पे सुधार हो चुका है। अच्छा, ज्यादा सुधार पहले वाले 5 साल में हुआ था या ये अभी जो 5 साल चल रहा है इसमें हुआ? इन सालों में भी हुआ है, लेकिन पिछले मैं जो सड़कों की जो हमारा सड़कों का जिक्र हो रहा था उससे पहले वाली जो मैं स्थिति आपको बता चुकी हूँ कि उस टाइम की स्थिति क्या थी। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे ये 10 साल हो गए तो पहले 5 साल में से ज्यादा बेहतर तो इस 5 साल में हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। और तो जैसे अभी हमारे मंत्री साहब बोल रहे थे कि मेरे को ज्यादा दूसरे हलकों के बारे में जानकारी नहीं है। अभी हमारे यहाँ यमुनानगर जिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे तो उन्होंने यहाँ पे 36 सड़कों की अनाउंसमेंट करी थी और उन 36 सड़कों पे काम चल रहा है। और मेरे हलके में विधानसभा सढौरा में 36 सड़कों पे काम चल भी रहा है और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी सड़कें जो पूरी भी हो चुकी हैं। और जो पुल की बात कही जा रही थी कि पुल कौन कौन से लगे हैं और कौन से नहीं लगे हैं, हमारे हलके का या यमुनानगर जिले का एक बहुत ही फेमस एरिया है आदबद्री, जहाँ पे पुल अभी भी काम वहाँ पे चल रहा है और बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है। पिछले 10 सालों में जाकर के देख लेना उस स्थिति को क्या थी और आज की जो स्थिति है वो क्या है। वहाँ पे सड़कें भी बन चुकी हैं और पुल मंजूरी जो हुई है आदरणीय यानी कि सड़कों का और पुल का काम बीजेपी के मंत्री जी को कम और जेजेपी को ज्यादा पता है।
मैं तो ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला ज्यादा काम कर रहे हैं यमुनानगर में। मैं अपने एरिया की बात बता रही हूँ कि मेरा एरिया मैं तो हर एरिया की पे नजर रखता हूँ ना। वो दुष्यंत एरिया भी, मनोहर लाल एरिया भी, सड़कों के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। और ये दुष्यंत चौटाला की वजह से हो रहा होगा, सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे तो मतलब इतना संकोच क्यों कर रही है? मैं 2, 4, 6 महीने में क्या भाषण देना पड़े क्या पता है। मैं बिल्कुल संकोच नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही हूँ, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि काम दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से तो देखो कुछ होता नहीं है। अगर एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल तो कुछ नहीं कर सकता, ये मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन वाइस प्रिंसिपल अगर ज्यादा इफेक्टिव हो तो प्रिंसिपल के नाक में दम कर देता है। तो ऐसा हो भी जाता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस चीज में मैं इस चीज में अपनी पार्टी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बहुत ही ऐसे मतलब मजबूत नेता के तौर पे देखती हूँ कि आप। अच्छा, मजबूत कौन है, मनोहर लाल जी या दुष्यंत चौटाला जी? देखिए, सरकार तो मजबूत है ही है, सरकार तो मजबूत ये ध्यान रखिए, 2-4 महीने के बाद फिर बताना पड़ेगा मजबूत कौन है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये कह रहे हैं कि 10 पे 10 कमल खिलने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि 2-4 महीने के बाद पता नहीं क्या भाषण देना पड़े। कौन मजबूत है? उसके लिए भी तैयार है। किसके लिए तैयार है? ठीक है। देखिए, मैं अपनी रंजन जी आप तो रंजन जी, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपने बोला कि तैयार है। बीजेपी अपना काम कर रही है, अपनी 10 सीटों की तैयारी कर रही है, जेजेपी अपनी 10 ये वाला भाषण मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। असली वाली बात बतानी हो तो बताइए, ये भाषण तो पब्लिक सुनती ही रहती है। आदर्श पाल जी, ये जेजेपी को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, है ना। अब आपने तो गाड़ी खोली हमारी तरह, पंजाब से दिल्ली से गाड़ी लेकर के आए थे, कुछ लोगों को बैठाया, दिल्ली वाले तो आपके बस में हैं, हरियाणा वाले सब कूद कूद करके चले गए, पड़ोस में उधर निर्मल सिंह, चित्रा, ये सब उछल के चले गए। तो ड्राइवर रहेगा गाड़ी में, पैसेंजर की बस ऐसे ही ये भी चलाते रहेंगे। रंजन साहब, ये गाड़ी चंडीगढ़ से चली, इसको दिल्ली जाना है, इसमें बहुत से यात्री बैठते हैं, बहुत से उतरते हैं, लेकिन गाड़ी दिल्ली जरूर पहुंचती है। इसमें किसी को परवाह करने की जरूरत नहीं, कौन उतर रहा है कौन चढ़ रहा है, गाड़ी दिल्ली जरूर पहुंचेगी और आपके माध्यम से जा रही है। मैं तो सिर्फ ये सुना आप लोगों ने, मैंने पूरी बात सुनी, और मैं सत्ता पक्ष से सिर्फ सवाल करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 10 साल में इतना विकास हुआ, 10 साल में विकास तो जरूर हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास हुआ। भ्रष्टाचार आज चरम पे है। हरियाणा के अंदर इतना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। चाहे माइनिंग ले लीजिए, चाहे वनों की अवैध कटाई देख लीजिए, 50 साल में उतना वन कटा है जितना 5 साल में उतना वन कटा जितना 50 साल में नहीं कटा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसकी ड्रोन मैपिंग करा लीजिए, 4 साल पहले का रिकॉर्ड ले लीजिए और आज का रिकॉर्ड ले लीजिए। इतनी अवैध हमारे यहाँ पे संरक्षित खैर का पेड़ होता है, इतनी कटाई हुई उसकी, जंगल के जंगल खाली कर दीजिए। अगर आप चाहो तो इस गाड़ी को मोड़ दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। अवैध माइनिंग चरम पे है। 70 फीट इन लोगों ने यमुना का सीना चीर के रख दिया बिल्कुल। आज चलिए गाड़ी मोड़िए, आप मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख के हैरान हो जाएंगे। कहते हैं एनजीटी है, एनजीटी कहाँ है? इन्होंने एक सिस्टम नया लेके आए, पहले संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, यहाँ माइनिंग हो सकती है, अब ये एक पोर्टल सिस्टम बना दिया इन्होंने। उसमें कहते हैं परचेज लेके आए, एक गाड़ी में आप चंडीगढ़ जाइए और वहाँ पे 20 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट लेके जाइए, 20 करोड़ की परचेज मिल जाएगी। वो अवैध माइनिंग कहाँ हो रही है, कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ गई एनजीटी, हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात मैं दूसरी करूंगा। अभी जीता जागता उदाहरण है, 4 दिन पहले हमने एक मुद्दा उठाया था 23 तारीख को, और हमने चेतावनी दी थी सरकार को कि या तो इस कचरा प्लांट के अंदर जो पशु भस्मक यंत्र लगाया गया है, उस पशु भस्मक यंत्र को या तो आप चलाइए, नहीं तो यहाँ पे जन आंदोलन चलाएंगे और हम रोड ब्लॉक करेंगे। 30 तारीख को इन लोगों ने उसको चलाया, 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी और यहाँ के मेयर ने जाके नारियल फोड़ा था वहां पर। वो भस्मक यंत्र क्यों नहीं चला? गौ माता को कुत्ते नोच नोच के खाते थे, वहां पे जाके हमने दिखाया, इतनी वीडियोस हैं, कहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दत्ता साहब, एक सवाल और करना चाहूंगा सर, जल्दी से समय की पाबंदी है, इसलिए एकदम कट टू कट पॉइंट पे विद ऑल एविडेंस एंड हमारे मंत्री साहब यमुनानगर से आते हैं,
जगाधरी विधानसभा से आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं हमने इतने कॉलेज बनवाए, आपने विधानसभा जगाधरी में कितने कॉलेज बनवाए मुझे बता दीजिए आप। मैं आपको एक डाटा भी दे देता हूँ, मेरा डाटा नहीं है, इन्हीं का डाटा है ये। वर्ष 2021 में 19,481 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, इसी साल की बात कर रहे थे, स्कूल की बात करेंगे बाद में, जब आपका जवाब आ गया बोल देना। गुड़गांव के अंदर 2820 बच्चों ने अभी अभी स्कूल छोड़ा है। यमुनानगर के अंदर 3279 ने छोड़ा है अभी अभी सरकारी स्कूल। पानीपत के अंदर 2922 ने छोड़ा है। पंचकुला के ठीक है, मतलब फिर 22 जिला हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, ठीक 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। ठीक, दत्ता साहब देखिए सर, जो मेरे मित्रों ने कहा है इसका बेस्ट इलाज है कि व्हाइट पेपर को निकाल देना चाहिए जो अभी तक नहीं निकला है। व्हाइट पेपर से सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो आदर्श पाल ने कहा है गार्बेज कलेक्शन सेंटर, इट इज रियली इन बहुत बुरी कंडीशन में, डिफंक्शनल है और पिछले करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है। 120 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपका ट्रॉमा सेंटर खुला था, मेडिकल जिसका सिविल हॉस्पिटल भी खुला था। आप हैरान होंगे, आपका सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हुआ। 120 करोड़ मेडिकल कॉलेज, ठीक कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज सड़कें तो बनी हैं, वो बन गए सिस्टम, लेकिन आज वो सिस्टम बिल्कुल खराब है। यमुनानगर मेयर कॉन्स्टिट्यूंसी में 42 गांव हैं एंड इट इज न्यूज टू एवरीबडी। सर किसी ने नहीं उठाई। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर अनऑथोराइज्ड, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इसको अनअप्रूव्ड है, इसको उठाना पड़ता है। जिनकी मुतल्लक है वो तो हो जाएगी, बाकी किसी की रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। गांव में तो आप जा ही नहीं सकते थे, आप गांव में एंटर करना मुश्किल है। जहां तक आपने कहा INLD के टर्न्योर के मुताबिक, INLD की टर्न्योर 1999 से लेकर 2004 तक चली थी। INLD की टर्न्योर में सबसे बड़ा काम, शायद मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, यमुनानगर जिला बना था। 4 जिले बने थे, यमुनानगर, कैथल, पानीपत एंड रेवाड़ी। और उस जिला बनने से हजारों लिटिगेंट्स को कितना फायदा हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज यमुनानगर का जिला सेकंड रेवेन्यू जनरेटेड प्लेस है। एंड नंबर 2, किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। 2002 में यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री का हब था यमुनानगर में, ये असम से आई थी इंडस्ट्री। और आज यमुनानगर इतना पनप रहा था, उस समय इतना पनप रहा था कि जमीनों की कीमत भी डबल हो गई थी। लोग खुशहाल थे, लाखों बिहार से और यूपी से वर्कर्स आके काम करते थे। और उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रेसिस पे 8 लाख रुपया फिक्स किया था प्रेसिस पे, चीपर पे 4 लाख 3 लाख किया था और पीलिंग पे 4 लाख रुपया किया था। और सारे खुशहाल होकर काम कर रहे थे। आपको हैरानगी होगी पत्रकार महोदया, इट इज ए वेरी इशू, जो सबसे बड़ा इशू है 300 इंडस्ट्री के करीब बंद पड़ी है। आप RTA डाल के देख लो। ठीक है सर, हाँ, जल्दी से, टाइम भी है। आप बलारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम जानते होंगे, लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द कंट्री, जिसमें 7000 से 6000 आदमी काम करता था। पिछले 25 मार्च 2020 से वो यूनिट बंद पड़ा हुआ है और सड़क पे लोग आ गया। किसी सरकार ने कुछ नहीं देखा। और 40.5 करोड़ रुपया लोकल सप्लायर ने लेना इनसे, जिसका उन्होंने GST दी हुई है, वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले जवाब ले लेते हैं। और मैं सर महोदया नहीं हूँ, मेरा जेंडर चेंज मत कीजिए, मैं महोदय ही हूँ जी। मंत्री जी, ये अभी जैसा उन्होंने पॉपुलर के बारे में बात कही, जब इनके टाइम में सरकार थी ना, तो यहाँ आम धारणा किसी आदमी से पूछ लो तो ये कहते थे कि भाई यहाँ इसलिए आते हैं कि पैसे लेके जाते हैं। और पॉपुलर का रेट ये गया था कि बिल्कुल खत्म हो गया था इनके टाइम में। कांग्रेस के टाइम में थोड़ा उठा, उसके बाद कांग्रेस जब गई तो कांग्रेस के टाइम में भी पॉपुलर का रेट खत्म हो गया था। हमने प्रयास किया और हमने यहाँ लाइसेंस ओपन कराया और लाइसेंस खुला। और आज आपके सामने किसी किसान से पूछ कर देख लो कि पॉपुलर सफेदे का रेट इतना कभी नहीं था जितना इस टाइम पॉपुलर सफेदे का रेट मिल रहा। अभी उन्होंने पूछा था कि भी कॉलेज छछरौली में कितने बने। छछरौली में एक छछरौली कॉलेज था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद खिदराबाद में भी कॉलेज बना और छछरौली में भी जितनी बिल्डिंग थी उसकी 2 गुना बनी। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कहा कि बहुत सी संख्या में बच्चों ने, लगभग जैसा आज अखबार में था उन्होंने दिया, इनके लीडर का बयान था कि 36,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। मैं बिल्कुल मानता हूँ इनकी बात को। स्कूल में बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं। 2019 में जितने बच्चे थे या 2020 में जितने बच्चे थे,
और आज जितने बच्चे हैं, उससे पहले जितने बच्चे थे, उसके मुकाबले में बच्चे बड़े, घटे नहीं है बच्चे। अब एक टाइम में बच्चे बढ़ते हैं, दूसरे टाइम में बढ़ते हैं, तीसरे टाइम बढ़ते हैं, चौथे टाइम में कम भी है। तो बच्चे घटे नहीं है, बच्चे तो बढ़े, लेकिन हाँ अब की बार कुछ बच्चे कम हुए, उस बात से मैं इनकी बात से मत हूँ। कूड़ा निस्तारण यंत्र की बात भी ये कह रहे, ये हमारे टाइम में लगा, हमारे से बहुत पहले लगा था, पर मुझे आज तक ये एक बार ये तो बता देंगे नहीं चलाया हो, इनके टाइम में चले ही नहीं। अभी गाड़ी को मोड़ लो और वहां देख लो, वो मतलब उन्होंने 75-80% उसको मतलब क्लियर कर दिया, मतलब उन्होंने काम किया। हमारे से पहली सरकार में तो काम किया ही नहीं उसमें कुछ भी, वो लगे ही बिल्कुल। 9 साल से ये बैठे हैं, चलाएगा कोई और आके। अरे नहीं, हमारी 9 साल से ये बैठे, हाँ, चलाएगा कोई और आके। हमने 9 साल में क्यों नहीं चलाया आपने? नहीं, वो उसकी डेट पूछ लो कब लगा था। मैं 9 साल पहले यंत्र की बात करूंगा, वो 9 साल पहले नहीं लगा, 1.5 साल पहले इन्होंने नारियल फोड़ा था, बहुत पहले लगा। दूसरी बात जी, जवाब अब उन्होंने पूछा कि भाई हमारे ऊपर ना जी एक आरोप लगाया था, इन्होंने आरोप लगा, एक हाई कोर्ट में कोई एक रिट डाल दी थी किसी ने कि इतने स्कूल ऐसे हैं जहाँ बाथरूम वगैरह नहीं है। हमने उसका जवाब दे दिया था, लेकिन क्योंकि उस दिन उन्होंने पिछली उस पे ही उसका फैसला हाई कोर्ट ने कर दिया, बाद में हमने जाय दिया कोर्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, इसका जवाब हमने हाउस में भी दे दिया। यहाँ की बात नहीं, हाउस में भी हमने इसका जवाब दे दिया कि कोर्ट हमारी बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, वो जो समस्या थी हमने सारी की सारी उसका समाधान कर दिया था। तो ये जो भी बातें इन्होंने कही। दूसरी बात, इन्होंने सड़कों की थर्मल प्लांट की बात कही। अब BL सैनी जी कह रहे हैं कि यहाँ थर्मल प्लांट लगाया नहीं, बिल्कुल सही बात है, थर्मल प्लांट लगा। थर्मल प्लांट कोई जिले के लिए नहीं होता है, वो तो ग्रिड में बिजली देगा। तो जिले को क्या लाभ हुआ वो जरा बताएं कि कॉलेज कौन सा बनाया, हॉस्पिटल कौन सा बनाया, पुल कौन सा बनाया, वो बताएं। थर्मल प्लांट तो ग्रिड में बिजली देगा, यहाँ लग जाएगा तब भी ऐसे ही, हिसार में लग जाएगा तब भी ऐसे ही, पलवल में लग जाएगा तब भी ऐसे ही, कहीं लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, अब इन्होंने हॉस्पिटल की बात कही कि भाई मेरा हॉस्पिटल में अभी तक एक ईंट लगी, इनका पैसा सैंक्शन है, सारा कुछ है, लेकिन क्योंकि इनके हॉस्पिटल के जमीन का एक विवाद है, उसकी वजह से वो काम नहीं हुआ, जमीन के विवाद की वजह से रुक गया। दूसरा इन्होंने पुल की बात की, जमुना पर पुल बन रहा श्रीमान जी, बहुत बड़ा पुल है, पुल बनेगा, कंप्लीट होगा, लेकिन वहां भी सड़क के मामले में जमीन का विवाद है, जिसकी वजह से थोड़ा अटके गया, लेकिन वो भी। सड़कों की बात उन्होंने कही कि सड़कों की हालत क्या है। मैं दावे के साथ कह रहा, 2014 से पहले किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, अगर किसी ने देहरादून जाना था तो वो कभी भी सड़क से निकलता था, वो कहता था भाई इतनी खराब है मैं नहीं जा सकता इससे। हमारे यहाँ अगर हमने खिजराबाद भी जाना था तो यहाँ से तेलीपरा से मांडखेड़ी से छतरौली, ऐसे कच्चे से लोग निकल गए थे। ऐसी हालत इनके टाइम में सड़कों की थी, लेकिन आज कोई सड़क ऐसी नहीं। मैं ये बात मानता हूँ, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो थोड़ी सी उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, ऐसी सड़कें हैं, लेकिन उसके लिए सरकार ने पैसा अलाट कर दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा, क्योंकि इतना बड़ा काम है, चलते रहता है। सैनी साहब, मैं मंत्री से एक बात पूछना चाहूँ, हाउस में ये भी बैठते हैं, ये मंत्री हैं, और हाउस में मैं भी जाता हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा जिक्र, सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर इनके विधायक भी बोलते हैं, अपोजिशन के भी बोलते हैं, तो वो सड़कें हैं। जिन सड़कों के बता रहे हैं कि सड़कें बनवा दी, अगर कोई वहाँ बोलता है तो सड़क के ऊपर ही बोलता है, चाहे वो इनके MLA क्यों ना हो। और मैं इनसे मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि दादू पर नल भी नहर निकाली थी, क्या कभी कोई ऐसा सुना है आज तक कि खुद ही खुदाई नहर को बंद कर दें? खुद ही खुदाई नहर को बंद कर दें। अब इनका कहना यह है कि उसकी ड्राइंग गलत है। भाई ड्राइंग तो ठीक भी हो सकती है, उसको संवारा भी जा सकता है, उसको ठीक भी किया जा सकता है, वो तो हमने करनी है ना। दादूपुर नलवी को लेकर के बहुत बात होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। देखिए, दादूपुर नलवी नहर बड़ी, जो मेन नहर है वो बनेगी, उसके बाद उसमें से कुछ पॉइंट दिए थे, उन पॉइंटों में से आगे पॉइंट दिए थे खेत में पानी देने के लिए, उसके वो पॉइंट कहीं नहीं बने। ये श्रेय तो लेते हैं हमने, दादूपुर नलवी बने। अभी तक 340 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें उसकी सिंचाई हुई, और अगर आप देखो जमीन कहां से कहां तक है, तो वो कोई उपयोगी सीधी नहीं हुई, ना ही आगे डिमांड है। वास्तविकता में वो थी बरसात के टाइम में लोगों की अपनी समस्या है, वहां अपने आप ही पानी इतना होता है कि लोग उसके लिए तैयार ही नहीं है। अब इन्होंने किस लिए बनाया दिया, वो तो ये जाने क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया, लेकिन वो अनुपयोगी थी। आज तक कोई भी प्रदर्शन, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आज तक वहां के लोगों ने नहीं किया इसके लिए कि बननी चाहिए। 1.5 साल तो यहाँ बैठे डिमांड रहे है। लोग। अब इनकी 1.5 साल यहाँ पर धरने पे बैठे रहे लोग। वो पानी बड़े थे ना, उन्हें पानी नहीं लेना था, वो तो नहर के पैसों वास्ते कहते नहीं, नहीं। अब रेट बढ़ गया, मैं तो रेट दबा दो,
वो पानी वाले अभी यहाँ तो पानी नहीं मिल रहा, फिर रेट पानी तो नहीं, पानी तो उसका साहबाद में मिलना था, साहबाद में तो कोई प्रदर्शन नहीं आया, ये तो मारी वाले बैठे थे यहाँ। ठीक है, एक मसला है मंत्री जी, इस मसले पे मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा क्योंकि आप सरकार में भी हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँ, माइनिंग को लेकर के यमुनानगर हमेशा सुर्खियों में रहा है। हालांकि एक घटना मेवात में घटी माइनिंग से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना, और माइनिंग ओवरलोडिंग को लेकर के यमुनानगर में आप हैं और बात ना करें तो ये बेईमानी होगी। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में मैं उसके बाद में जवाब। माइनिंग सरकार के प्रोटेक्शन के अलावा नहीं चल सकती है, अवैध माइनिंग नहीं चल सकती, इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई सरकार का आप जर्नलिस्ट रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जिनकी भी सरकार रही, चाहे वो INLD की रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे वो बीजेपी की है, गवर्नमेंट का कॉन्नाइवेंस या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोग कहते हैं चर्चा ऐसी रहती है। नहीं, यहाँ आप आ रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, 20 साल से जनरेट हुआ है, 20 साल से जनरेट हुआ है, और सरकार के लुक आफ्टर के बिना ये माइनिंग बिल्कुल नहीं चल सकती। और जो चल रही है सड़कों की सारी दुर्दशा, जैसे कह रहे हैं विधायक महोदय कह रहे हैं, इसी के कारण खराब हुई है कि टोटल सड़क डिलाइट। ठीक है, आदर्श पाल जी 30 सेकंड। माइनिंग सर, माइनिंग का तो मैं आपको बोल चूंगा, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल और हॉस्पिटल के अंदर जब मंत्री जी को चक्कर आए और मंत्री जी सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, इनका जाकर प्राइवेट में इलाज हुआ, इनका प्राइवेट में हुआ तो जनता का क्या होगा? माइनिंग, इसका जवाब भी चाहिए। ठीक है, और माइनिंग की बात यह है, जो सरकार के संरक्षण में माइनिंग पूरी तरह से ढांचा ध्वस्त कर दिया इन लोगों को। समझे जी, माइनिंग का तो देखो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सरकार आपको बोलना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। आपको नहीं बोलना चाहिए इसके ऊपर। नहीं, जो देखिए ये सड़कों की बात आप कह रहे थे, ये JJP को आपकी एडवाइस है या ये थ्रेट है? एडवाइस होती है, थ्रेट नहीं करा करते। ठीक है, नहीं, देखिए जो माइनिंग हो रही है, मेरे को तो नहीं लगता लीगल है या कैसे है, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सरकार है, सरकार के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। आपके रणजीतपुर में बहुत हो रही है, आपके क्षेत्र में आजकल तो वैसे ही बंद हुई है मेरे ख्याल से। अगर सवाल टफ लगे तो आप उसको पास भी कर सकती है, मेरे को भेज दो, है ना, वो है। सैनी जी, मैं दूंगा जवाब। देखिए, जो माइनिंग है विशेष तौर पे इस जिले के अंदर, वो माइनिंग भी अजीब तरह की है। इस जिले में सारे रहना में 20 फुट डूंगे गड्ढे मार दिए हैं, और वो ज्यादा तौर पे मंत्री जी के वहाँ माइनिंग हो रही है। 70 80 फुट 20 फुट वहाँ माइनिंग हो रही है। जब हाई मेरे यहाँ तो होगी तो मेरे यही मतलब माइनिंग भी कुछ अलग तरह का। हमारे इनके भतीजा साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आए थे माइनिंग के बारे में। इनके अच्छा, वो माइनिंग के बारे में भी कह के गए। और वो हमारा एक गांव पड़ता है कमालपुर टप्पू, जहां जमुना के अंदर बाढ़ आई, वहां 195 करोड़ रुपए की लागत से कह के गए। उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हमने इतने पैसे लगा दिए हैं। ठीक है मंत्री जी, देखिए माइनिंग में ऐसा नहीं कोई अब की बार आरोप लगा, जब चौटाला साहब की सरकार थी मेरे ख्याल इससे भी कई गुना ज्यादा आरोप उस टाइम लगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जब जिनकी सरकार रही है, जब भी माइनिंग चलेगी आरोप लगेंगे। जो लोग बाहर बैठे ना उन्हें कुछ नॉलेज है, कुछ ना कुछ है। अभी यहाँ से कोई ट्रक निकलता है तो लोग सोचते हैं अवैध माइनिंग है, फलाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कानूनी रूप से सही माइनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका लोगों को जानकारी होती। क्योंकि जो पार्टियां हैं वो बदनाम करने के लिए ऐसे ही बोलती हैं। वो चाहे लोकदल का टाइम था, नहीं ऐसे बदनाम, एक मिनट, नहीं आप मेरी पूरी बात सुन लो, आप बोलो फिर मैं बोल लूंगा। मैं आपके साथ ऐसे है कि जिस जगह की माइनिंग के लिए जो चीज अलॉट हुई है वहाँ माइनिंग ना करके दूसरी जगह अगर जाकर माइनिंग करेंगे तो वो कैसे ठीक मानी जाएगी? ठीक है, मैं सारा जवाब। उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार आई। हुड्डा साहब ने के जो लोग थे उन्होंने राजस्थान में ठेके ले लिए, और राजस्थान के ठेके लेने की वजह से जबरदस्ती यहाँ से गैर कानूनी तरीके से यहाँ से सारे क्रैशर बंद कर दिए, माइनिंग यहाँ सारी बंद कर दी। स्वयं अधिकारियों ने कहा कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम का आदेश है इसको बंद कर दो, वो बंद कर दिया। हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया कि माइनिंग खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रेत बजरी बहुत है, वो यहाँ से निकलेगा, किसान को लाभ होगा, मजदूर को लाभ होगा। मैं दावे के साथ कह रहा, हालांकि आजकल माइनिंग का काम बिल्कुल बंद है लगभग यहाँ, लेकिन कम से कम मेरे इलाके के 10,000 लोग ऐसे हैं जो उस काम में लगे होते हैं। कोई
खुदाई करने वाला है, कोई उठाने वाला है, कोई अपना ट्रैक्टर लगा रखा, किसी ने कुछ ना कुछ लगा रखा। और यहाँ तक कि अगर कोई जुत्ती बनाने वाला व्यक्ति भी है, गाठने वाला व्यक्ति है, वो भी माइनिंग से यहाँ प्रभावित होता है। उसको लाभ होता है। अगर यहाँ किसी की जेब में पैसे को तभी वो खर्च करागा, होटल वाले पे भी तभी खर्च करागा। सुन लेने दो बात। अच्छा, दूसरी बात, हमने माइनिंग में पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुधार किए। ये कह रहे हैं कि हमने लाइसेंस दे दिया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक की जितनी सरकारें रही और हमारी सरकार जितनी रही, अगर हमारी सरकार ने उससे 10 गुना ज्यादा फाइन किया, उसका मतलब सरकार ईमानदार है, सरकार कार्रवाई तो कर रही। कौन कहेगी? मैं कह रहा अगर 10 गुना फाइन, देखो मेरी बात, अगर चोरी करने वाले पर हमने 10 गुना ज्यादा फाइन कर दिया और टोटल का कर लो, अगर 10 गुना से कम हो तो आप मान लियो कि हम अपराधी हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम उनके साथ मिले। लेकिन अगर 10 गुना अगर फाइन कर दिया गए, इसका मतलब रोकने का प्रयास है। दूसरी बात, ये जो कहते हैं, एक मिनट लॉजिक नहीं है भाई, लॉजिक दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई जो जगह दी गई है वहां उसमें माइनिंग होनी चाहिए, आइडेंटिफाई जो जगह है उसमें माइनिंग होनी चाहिए, उसमें नहीं होती। देखिए, ये जगह बिल्कुल अलग टाइप की है माइनिंग। यहाँ वो पहाड़ की माइनिंग नहीं है, यहाँ बिल्कुल अलग टाइप की माइनिंग। अगर आप 30 किलोमीटर ऐसे देखो और 30 किलोमीटर ऐसे देखो, तो उस 30 किलोमीटर में मिनरल है, उस 30 किलोमीटर में मिनरल है। होता है कि कई बार कोई भी आदमी अचानक ठहके उसको कर लेता है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, मैं नहीं कर लेता, लेकिन उसके लिए सरकार कार्रवाई करती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ठीक है, हमारा काम तो सभी लोगों की बात जनता तक पहुंचाना है। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, कौन सही कौन गलत वो तय कर देती है। जरा हम अगले मुद्दे पे आते हैं। नहीं सर कमाल है कि कई लोगों ने लिख के दिया हुआ है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, स्पाइट ऑफ दैट उनको दिक्कत हुए आ रही है, वो लिख के दिया हुआ इलीगल माइनिंग हो रही है। माइनिंग को छोड़ के रोए, बेलगढ़ बांध टूटने के कगार पे है। अभी हमारा कल इनकी कैबिनेट की मीटिंग थी, 30 करोड़ रुपए उसके तटबंध के लिए दिया गया था, वो रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। और यहाँ के 25 गांव हमारे खतरे में हैं। शशि जी, ऊपर वाले ने थोड़ी बारिश भी कर दी, 25 गांव का पता नहीं चलेगा। भगवान ना चाहे कहीं कोई ऐसी विंचुरिटी आ जाए, ऐसी आ जाती है, भुज में भी आई थी ना कि नहीं, दुनिया नेचुरल कैलेमिटीज है, आ जाए तो यमुनानगर में भी नो मोर। ठीक है, मेरा काम आप सभी लोगों की बात जनता तक पहुंचाना है, बाकी फैसला वो करेंगे। हम जरा अगले अध्याय पे आ जाते हैं। 2024 में 2 चुनाव होने हैं, एक लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव। कांग्रेस से ही शुरू कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी आ जाएंगे। बिल्कुल करो। कांग्रेस में जो खींचतान है, जो कई खेमे बने हुए हैं, आपको लगता नहीं कि चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें परेशानी आएगी? विधानसभा लड़ने के लिए हर कोई तैयार है, लोकसभा लड़ने के लिए कोई राजी नहीं, मतलब कैंडिडेट का नाम उस तरीके से नहीं आ रहा है, या आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो वही सोच रहा हूँ जो बाहर चर्चा रहे। आप सिर्फ कांग्रेस को लेके बैठ जाते हैं। नहीं, मैं सबको लेके बैठूंगा। आप राजस्थान के अंदर देखिए जी, क्या वहाँ बीजेपी के अंदर पार्टीबाजी नहीं है? हाँ। मध्य प्रदेश में ले लीजिए, क्या वहाँ नहीं है? सब जगह है, सब जगह पर है। सब जगह होने के बाद भी सरकार जितना बड़ा मतलब घर के सदस्य जितने ज्यादा होंगे उनमें कुनबा बड़ा होगा, उसमें मतलब खींचतान तो रहेगी। इसका असर सरकार बनाने पे, यूनिटी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपके यहाँ संगठन नहीं बन पाया अभी तक। एक नई नवेली आम आदमी पार्टी आई, गांव से लेके ऊपर तक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपकी इतनी पुरानी पार्टी है, संगठन बन क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, ऐसे है, संगठन भी बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिना संगठन के भी हम जीतेंगे। मतलब संगठन नहीं बन पाएगा? जब बनेगा बन जाएगा, बिना संगठन के जीत जाएंगे। नहीं, पर संगठन नहीं बनना इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। मतलब बिना संगठन के जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। संगठन तो फिर संगठन बनाने को इतनी कसरत क्यों कर रहे हैं? ये ऊपर वालों को समझाइए। कौन कर रहेगा कसरत? पार्टी अध्यक्ष कहिए कि ये संगठन वंगठन में क्यों इतनी परेशान हो? ऐसा है, आपको लगती है ना परेशानी? हाँ। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जिनके संगठन जो बने थे, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, फलाना प्रमुख, वो सारे डुप्लीकेट चीजें हैं। अच्छा, अब उनका पता लग जाएगा इसमें इलेक्शन में। तो 2024 में आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार है हरियाणा के अंदर। और लोकसभा में भी हम 6 सीट जीतेंगे।
लोकसभा में 6 जीतेंगे और विधानसभा में 90 में कितनी सीटें छोड़ देंगे दूसरों के लिए? देखो 60 सीट तो हमारी पक्की है, 40 में बाकी गुजारा कर लें। ठीक है। 60 का मतलब 6 डालोगे या 0 डालोगे? ये 6 डालोगे या 0 डालोगे, ये सेटल करने की बात है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि 60 में देखो ऐसा है 06 के पहले या बाद? ऐसे है हमारे जो 60 हैं, लेकिन जो ये सोच रहे हैं ना, ये पार्टी सोच रही है जिसमें हमारे जिसमें वन मैन आर्मी है, अश्विनी जी हैं, भाई ये तो आप तो भूल ही जाओ की बार। अच्छा, आप तो भूल जाओ कि आपकी कोई सीट आएगी। मतलब ये 0 उधर है, ये तो 0 उधर है, 6 आपके पास है, हमारे पास 60 है। ये आपका गठबंधन है ना? लोकसभा चुनाव में आपके जितने नेता हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए, 1 मिनट। आपका गठबंधन है, मैडम बैठी हैं, चाबी वाबी ले करके घूम रही हैं कि कोई ताला मिले कि खोले। ये आपके जितने नेता हैं सब कह रहे हैं 10 पे 10 हम कमल का फूल खिलाएंगे। तो चाबी क्या झुनझुना बजाने के लिए? देखिए, जब सरकार बनाई ना जी हमने, वो तो मजबूरी में बनाई थी। सरकार के लिए हमने समझौता किया था, कोई चुनाव के लिए हमारा समझौता हुआ नहीं है। चुनाव के लिए अगर समझौता हुआ तो हमारा हाईकमान अब फैसला करेगा, इनका हाईकमान भी हमारा हाईकमान भी बैठेगा। हमने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है इकट्ठा, उसका फैसला अलग होगा। जब हमारी सरकार बनी तब हमारी जरूरत थी, क्योंकि हमें सरकार बनानी थी, इनकी जरूरत थी ना, इनके पास बहुमत था ना हमारे पास बहुमत था। दोनों लोगों ने बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि इस काम पे हम काम करेंगे। हमने दोनों ने मिलकर सरकार चलाई, अच्छे तरीके से सरकार चलाई, लोगों के लिए काम किया। लेकिन चुनाव का मुद्दा बाद की बात है। अभी BL सैनी जी कह रहे हैं कि उनका कुनबा बहुत बड़ा है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उन्होंने तो बड़ा छोटा कर लिया। अब ये उसके पे लगे हैं, ये जल्दी कर लेंगे। नहीं, हमारा तो छोटा नहीं होगा। लेकिन ये क्लियर कीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए, ठीक है, पोस्ट अलायंस था, उसे चुनाव से तो कोई मतलब नहीं था, तब ये तय भी नहीं था कि अगला चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। लेकिन अब जब आपने NDA की मीटिंग की, रातों रात न्योता भेज दिया, NDA वाली बैठक में रसमलाई भी खिला दिया दुष्यंत को और अजय सिंह जी को, तो अब चुनाव में एक आध सीट है संभावना कि मतलब ये तैयारी करें कि बीजेपी फालतू पार्टी है? इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे से बहुत बड़े लेवल की बात है। उन्होंने फैसला करना कि हमने इकट्ठा लड़ना नहीं लड़ना, लेकिन हमारी तैयारी 10 की 10 पे है। लेकिन अगर हाईकमान कुछ कहेगा तो वो तो लास्ट अथॉरिटी है साहब, जो कहेगा वो मानेंगे, जो कहे वो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा क्या, मानेंगे 100%। को समझे, ये अभी असमंजस की स्थिति है। ये ठीक है कि ये कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, वो इनके लेवल पे होगा नहीं, जो होना है दिल्ली से होगा। अब आप 10 पे तैयारी कीजिए, 25 पे कीजिए, 50 पे कीजिए, ये डोलड्रम की स्थिति नहीं है कि आप सरकार में हैं भी। NDA वाले मीटिंग में जाके रसमलाई और गुलाब जामुन भी खा के आती हैं। चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां तो याचना करना होगा। डिमांड तो कर पाने की स्थिति में है नहीं, जाके दिल्ली में याचना करना होगा। ये आप लगता नहीं है कि सांप चुचंदर वाली हालत हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? देखिए रंजन जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बनाने का या चुनाव जो अब होने हैं उसके लिए ये मैं तो लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ये डिसीजन दे दूँ कि भी हाँ हमारा समझौता होगा, क्योंकि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो अभी बात हमारी ये हो रही थी कि जैसे संगठन की बात कर रहे थे कि भी संगठन के बिना हम तो सरकार बनाएंगे, बिशन लाल सैनी जी बोल रहे थे। लेकिन मैं इनको एक बात जरूर समझा, पिछला 2-3 चुनाव बिना संगठन का ही लड़ लिया इन्होंने। इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि संगठन से ही सरकारें बनती हैं। जिसका संगठन नहीं होता, जो परिवार का एक मुखिया नहीं होता, वो परिवार बिखर जाते हैं। और ये जो कांग्रेस में है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल से ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस का जो ढांचा है वो अब तक यही चल रहा है। लेकिन हमारी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपना पूरा संगठन तैयार कर रखा है बहुत मजबूती के साथ। हम जमीन से जुड़े हुए लोग। आप अकेले लड़ने में फायदा है या बीजेपी के साथ गठबंधन में फायदा है? देखिए रंजन जी, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि
जैसे मंत्री साहब ने कहा कि हमारी 10 की 10 सीटों पे तैयारी है, इसी तरह से हमारी भी 10 की 10 सीटों पे तैयारी है, क्योंकि हम तैयारी तो हमेशा करके रखनी चाहिए। कभी नहीं पता होता है, क्योंकि राजनीति है, आपको पता नहीं, देखो नीतीश जी मिनट में बदल जाते हैं अपना पाला, ठीक है ना। तो इसलिए कहते थे कि घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं वही कह रही हूँ, राजनीति में हर चीज की पॉसिबिलिटी है। मैं तो मंत्री जी को कहता हूँ कि आप लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव इनको लड़ने दीजिए, सरकार बनाने का अधिकार तो इनका ही है, आप बना लीजिए, आप ले आइए, अल्टीमेटली सरकार ये बनाइए। लेकिन हम अपनी संगठन को पूरी तरह से मजबूत करके 10 की 10 सीटों पे लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा की भी 90 की 90 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कई बार आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है कि हमने दिल्ली में ऐसे काम किया, सरकार बना लिया, पंजाब में लोग कहते थे लेकिन हमने सरकार बना लिया, है ना। हरियाणा में जिस तरीके से शुरुआत हुई है, एक अपवर्ड स्विंग था, लेकिन उसके बाद फिर आपके कई लोग चले गए। पॉलिटिक्स में परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो लगता नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत है उसको लेकर? रंजन साहब, जो चीज आपके और खास करके जब आप हरियाणा में आते हैं तो SYL आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब जिसके पास जो होता है वो उसको दिखाने की कोशिश करता है। जब मोदी साहब सेंटर में आए थे, उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था। हमारे पास जो है, हमारे पास दिल्ली है, हमारे पास पंजाब है, गुड गवर्नेंस हमने जो वहाँ पे दी, और उसके बेस के ऊपर जो सुविधाएं हम अपने वहाँ नागरिकों को दे रहे हैं, उस सुविधाओं के बेस पे हम यहाँ चुनाव के लिए आए हैं और 2024 में पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार देंगे आपको। कांग्रेस के साथ गठबंधन आपका हो पाएगा हरियाणा में? नहीं, वो हमारा लोकसभा के अंदर है, विधानसभा में बिल्कुल लोकसभा की बात कर। हाँ, लोकसभा में बिल्कुल अभी तक तय है, बाकी आगे देखा जाएगा। अगर वो नहीं भी होता अभी तो इंडिया गठबंधन बना था, उसका तो एन ही निकल करके चला गया, जिसने शुरुआत की नीतीश कुमार ने, वो बात वही छोड़ करके चले गए। हम लोग गुड गवर्नेंस के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। अभी कल ही पंजाब के अंदर मैं तो फिर ये तो मंत्री साहब फिर ये नहीं कहेंगे ना, आपकी ही पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करते थे कांग्रेस और कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि कांग्रेस इसके साथ लड़ रहे, इनका गवर्नेंस बड़ा गुड गवर्नेंस। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम सेंटर के अंदर, हम केंद्र सरकार के अंदर गठबंधन करेंगे। विधानसभा में हमारा पॉलिटिक्स में आ गए हम भी सबकी तरह, अब हम भी हो गए उसी रंग में, हम भी INLD। सर रंजन साहब, जो आदमी कम बोलता है सक्सेसफुल वो होता है, जो आदमी छुपाता है वो सक्सेसफुल होता है। RSS इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ। RSS 95% चुप रहती है, 5% बताती है, वो तभी राज कर रही है सारे देश में। तो ये बात आप अपने वाले नेता को बताते नहीं है कि वो कम बोला, ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके वाले से ज्यादा कौन बोलता है? नहीं बोलते हैं। एक अंडरमाइनिंग होती है, अंडरमाइनिंग, यू अंडरस्टैंड इट। सॉरी टू से ऑल दिस थिंग्स। 1975 में क्या हुआ था साहब, जो मेरी उम्र के लोग हैं सबको ज्ञान है, जब इमरजेंसी के बाद लोग डर गए थे, घबरा गए थे, घर से निकलना बंद हो गया था, और रायबरेली से एक किसने इलेक्शन आया था, रायबरेली से इलेक्शन हार गई रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या हुआ था जी? अंडरमाइनिंग थी, लोगों ने नहीं बताना वोट किसको देने हैं। ये अंडरमाइनिंग तब शुरू होगी जब अप्रैल में चुनाव आएगा। आप ये देखोगे, आज मेरी बात भी नोट कर लेना। अंडरमाइनिंग, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, एकदम परेशान हैं। अंडरमाइनिंग में लोग उठा के रख देंगे। और जहां तक ओम प्रकाश चौटाला जी के, ये क्या कड़वी सच्चाई नहीं है कि INLD के पास तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने सिंबल को बचाए। आपको पता है सिंबल के लिए आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया है, इतने वोट परसेंटेज। अभी तो आपको उस लड़ाई को भी लड़नी पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास बचाएंगे और हम इलेक्शन खूबसूरती ढंग से लड़ेंगे। और जो भी पार्टी हमारे साथ मिलना चाहेगी रिस्पेक्टेबल तरीके से हम लड़ेंगे। आपके साथ मिलना चाहिए, आप परेशान है कांग्रेस के साथ मिलने में। कौन? यहाँ से लेके दिल्ली तक आपके नेता क्या बात करते हैं आप? आपको फैक्चुअल पोजीशन हम बता नहीं सकते। फैक्चुअल मुझे भी बहुत कुछ नहीं मालूम है आपको। आपके नेता परेशान है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, आज आप चुनाव लड़ा लीजिए हरियाणा में, जो अंडरमाइनिंग वोटिंग है ना, वो कहाँ जाएगी आपको दिख जाएगी। आप देखोगे INLD के बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। और बिना अभय सिंह के मुख्यमंत्री बने हुए बाकी अभय सिंह का भी सुन लो, अभय सिंह बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो वो ऐसे नहीं बनेगा कि जो मर्जी बना दो। माफ करना, देखते एक स्वाभिमान है। हाँ, मतलब वो तो एक बार मधु कोड़ा नाम के एक इंडिपेंडेंट विधायक थे झारखंड में, एक आदमी वो मुख्यमंत्री बने थे।
हाँ, बट और पॉलिटिक्स में तो अब कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप एक के आगे कुछ भी लगा दो। बिना मेहनत के एक इंडिपेंडेंट झारखंड में चीफ मिनिस्टर बन गए। बिना कार्यकर्ता के रंजन साहब आप एक बात देखिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषण करते हो। क्या हुआ था 1999 में? 4 सीटें बीजेपी की बात, ये हरियाणा में। दिल्ली की बात छोड़ो, 2 सीटें थी, वो सबको पता है। अडवाणी साहब वाजपेयी साहब 4 सीटों से ये आज 40 पे पहुंचे हैं ना जी। ये 40 से अब 4 या 10 पे आ जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। और आप 1 से 100 पे पहुंच आप अब जाएंगे। 1 से कम 30, 40, 50 पे आएंगे। ये आप देख लेना। 30, 40 और 50 में बड़ा फर्क है। चलो 40 बोल दो। जब हरियाणा की सीटें ही 90 है तो 100 पे कहाँ पहुंचोगे? ओ भाई, जब ख्वाब में कोई चीज खानी, हलवा खाना, कौन बहुमत की सरकार बना? बिना संगठन के मजबूती के चुनाव नहीं लड़े जाते। जैसे अभी बोल रहे थे दत्ता जी कि भी हम 10 की 10 सीटें 100 की 100 सीटें लड़ेंगे, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की काम आप पहले तो अपने कार्यकर्ता को मजबूत करिए। लेकिन आज जेजेपी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, 11 महीने की नई नवेली जो पार्टी बनी थी, 11 महीने के अंदर 10 सीटें लेकर के आज सरकार में हिस्सेदारी में बैठे हैं। लेकिन कभी गौर इस बात में भी कीजिएगा कि जो 10 सीटें आपको आई हैं, चाहे वो बबली हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, अब मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा कि वो 10 की 10 किसका पार्टी का और इंडिविजुअल का क्या रोल है। लेकिन पार्टी को मजबूत करने का काम जो है वो जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। आज जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। हमारे हाथों से तराशे पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बनने बैठे हैं। ये हमारे हाथों से तराशे हुए हैं। कौन सा आदमी हमारे से निकल के नहीं गया है? वो देवीला स्कूल से कौन सा आदमी निकल के नहीं गया है? अरे सर, तो आप अपने घर को सही सलामत नहीं रखेंगे, दरवाजा खिड़की खोल करके रखेंगे और घर के अंदर आग लगा देंगे तो लोग निकल के भागेगा। बहुत बहुत आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देवीलाल जी को सिर्फ अपने घर में कैद मत रखिए, देवीलाल जी सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यमुना नगर में हम थे और ये बस चल रही है, ये एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी। चंडीगढ़ दिल्ली कौन पहुंचेगा ये हम और आप यानी कि वोटर्स, जनता जनार्दन मिलकर तय करेंगे। इनको हम लेकर के आपके पास इसलिए आते हैं कि इनकी बात सुनिए, समझिए और उसके बाद होशियारी से फैसला कीजिए। सरकार कैसी बनेगी ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे प्रतिनिधि हम चुनेंगे सरकार हमारी वैसी ही बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद बाकी 24 में देखिए क्या होता है। 2 चुनाव हरियाणा में होने हैं, लोकसभा और उसके बाद विधानसभा। अभी जो लोग भाषण दे रहे हैं, चाहे वो जेजेपी, चाहे एनएलडी, चाहे आम आदमी पार्टी, पता नहीं 2-3 महीने के बाद भाषण का स्वरूप और कंटेंट क्या हो। आज बीजेपी जिनको अच्छी लगती है, कल पता नहीं क्या भाषण में देना पड़े। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सोच समझ के बोला कीजिए। दिल्ली दूर नहीं, 2-3 महीने बाद ही पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला पड़ाव जो हमारा है, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पे लगने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।